गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन को समाप्त कर लिया है, ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का दो टॉपिक जिसकी चर्चा नहीं हुई थी, ऐसे आज जो हम लोग पाठ करने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा कि जब ताम्रपाषाण काल हम लोग पढ़ रहे थे तो ताम्रपाषाण काल को हमने 3 फेज में बांटा था। ताम्रपाषाण काल फेज 1, फेज 2 और फेज 3। तो फेज 1 में हम लोगों ने पढ़ा था हड़प्पा पूर्व की ताम्रपाषाणिक संस्कृति को। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फेज 2 में हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है। और फेज 3 फिर क्या है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति ही है। मैंने बताया था कि एक पार्ट अर्ली हड़प्पा कहलाता है, एक हड़प्पा मैच्योर्ड फेज कहलाता है और एक डिक्लाइन फेज हड़प्पा बाद की संस्कृति। और इस बाद की संस्कृति में नागरीकरण के तमाम तत्व समाप्त हो गए, पुनः ग्रामीण संस्कृति आपको देखने को मिलता है। तो ये ताम्रपाषाण काल फेज 3 है, जहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछता है। कुछ कुछ साइट है जो काफ़ी पॉपुलर है, जिसकी संबद्धता हड़प्पा सभ्यता के मैच्योर्ड फेज से भी था और डिक्लाइन फेज से भी था। क्वेश्चन बनता है या डिक्लाइन फेज के दौरान जो ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, एक आध साइट इसका ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया। जैसे याद कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया ताम्रवती किसका नाम है। ये आहार संस्कृति से संबंधित आहार के लिए क्वेश्चन पूछा था। एक साल क्वेश्चन पूछा गया कि किसका स्थानीय नाम धुलकोट है। आहार को ही क्या कहा गया है, स्थानीय नाम इसी का धुलकोट है, क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि यहाँ से कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभार 1-2 क्वेश्चन होते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए बहुत मायने रखता है, और ये महत्व तब रखता है जब कोई ये कहता है कि मेरा 1 नंबर से छूट गया। तब लगता है कि ऐसे भी 1-2 क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, बड़ा मायने रखता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले हम लोग चर्चा कर लें हड़प्पा सभ्यता जो हम लोगों ने ओवरऑल पढ़ा है। तो वहाँ पे 2 टॉपिक की हमने चर्चा नहीं की। एक हड़प्पा सभ्यता के ऑरिजिन की चर्चा नहीं की और हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन की चर्चा नहीं की। यद्यपि ये दोनों मुद्दे हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की बात करें, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑरिजिन के संदर्भ में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जैसे क्रेमर हैं या मार्शल हैं, ठीक है। तो इनका मानना क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का जो डेवलपमेंट हुआ, ऑरिजिन हुआ, इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता का योगदान है। यानी मोटे तौर पे अगर हमें इसे समझना है तो 2 मुद्दे पे ध्यान देना है। एक मुद्दा क्या, हड़प्पा सभ्यता की उद्भव के संदर्भ में विदेशी मत, और दूसरा क्या, देशी मत, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कट समझने का अच्छा तरीका है ये। विदेशी मत कहने का मतलब विदेशी विद्वानों का मत नहीं, हड़प्पा सभ्यता के डेवलपमेंट में दूसरी सभ्यता का योगदान, समकालीन सभ्यता का योगदान, मेसोपोटामिया की सभ्यता का योगदान, ठीक है। यानी ये जो विचारक हैं, इनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में किसका योगदान, मेसोपोटामियाई या मेसोपोटामिया के सुमेरिय सभ्यता का योगदान, ठीक है। ये कहने वाले विद्वान कौन है, ये विद्वान है क्रेमर, नाम याद रखिएगा, ठीक है। यानी इस विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है क्रेमर। गॉर्डन चाइल्ड और मार्शल, ठीक है। 3 नाम काफी है ना। क्रेमर, गॉर्डन चाइल्ड, मार्शल नहीं, मार्टिमर व्हीलर लीजिएगा, सॉरी, मार्टिमर व्हीलर, ठीक है। इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया की सभ्यता का योगदान। इसके पीछे रीजन है, चूंकि आपने पढ़ा 2400 बीसी से 1900 बीसी हड़प्पा सभ्यता में तमाम नागरीय तत्व देखने को मिलते हैं। यानी नगर सभ्यता का तत्व उभरकर सामने आ गया और इसी वक्त हड़प्पा सभ्यता अपने पिक पर है। उसके पहले तक
हम जो पढ़ते हैं बिल्कुल ग्रामीण संस्कृति पढ़ते हैं, नवपाषाण काल पूरा ग्रामीण संस्कृति। नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल लंबे समय तक चला, ग्रामीण संस्कृति। मात्र 100 वर्ष के अंतराल में हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता के रूप में उभर कर सामने आ गया। इसीलिए विद्वानों में मतभेद है कि इतने कम टाइम में नागरीकरण की तमाम प्रवृत्तियां कैसे उभर गई। इसलिए ये तर्क देते हैं क्या कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच संपर्क है, और इस संपर्क के पर्याप्त प्रमाण हैं। चूंकि आपने कल भी पढ़ा था, हड़प्पाई वस्तुओं का समकालीन सभ्यता के नगरों में मिलना और समकालीन सभ्यता के वस्तुओं का हड़प्पा सभ्यता के नगरों में मिलना है ना। मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के लेख में हड़प्पा के व्यापार की चर्चा। इसका मतलब है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच क्या है, प्रत्यक्ष व्यापारिक संपर्क है, ये प्रमाणित है। ठीक है, जिस वक्त हड़प्पा सभ्यता अपने नागरीकरण कर पीक पर था, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी क्या थी, नगर सभ्यता के रूप में थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से पुरानी है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग भवन के निर्माण में ईंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कच्ची और पक्की दोनों ईंट का इस्तेमाल करते हैं। वहां के लोग उपकरण औजार के निर्माण में स्टोन के साथ धातु का इस्तेमाल करते हैं। वहां के लोगों की भी अपनी लेखन कला है, वो लेखन कला से वाकिफ है। चूंकि वो सभ्यता हड़प्पा से पहले की है और दोनों के बीच संपर्क है, तो इनका मानना है कि उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया। मतलब हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया के सुमेरिय सभ्यता की क्या है, अनुकृति है। यही इनका आधार हुआ करता था। लेकिन सही मायने में देखें तो अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता के कारण हड़प्पा सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ है, तो हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच सिमिलरिटी होनी चाहिए थी, समानताएं अधिक होनी चाहिए थी और असमानताएं कम होनी चाहिए थी। लेकिन समानताएं कम हैं, असमानताएं कहीं ज्यादा और मानिक है। एग्जाम्पल के तौर पे हड़प्पा सभ्यता की लिपि पिक्टोग्राफी, मेसोपोटामिया की लिपि यूनिफॉर्म लिपि। मेसोपोटामिया की सभ्यता से पर्याप्त रूप में देवालय के प्रमाण, हड़प्पा सभ्यता से देवालय के प्रमाण नहीं मिलते। मेसोपोटामिया का मुहर गोलाकार, अंडाकार, जबकि हड़प्पा सभ्यता के मुहर क्या है, वर्गाकार है। जिस प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम का डेवलपमेंट समकालीन दौर में हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है, समकालीन किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। मृदभांड का रंग रोगन अलंकरण मेसोपोटामिया की सभ्यता से बिल्कुल भिन्न है। मतलब स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के डेवलपमेंट में मेसोपोटामिया की सभ्यता का योगदान नहीं है। ठीक है, व्यापारिक संपर्क के कारण वैचारिक का आदान प्रदान हुआ हो, कुछ न कुछ हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने आत्मसात किया हो, कुछ मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने आत्मसात किया हो, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की अनुकृति नहीं है। यही वजह है कि एक और मत उभर कर सामने आया, देशी मत। ठीक है, यहां पे आप पढ़िएगा, बुक में आपको मिलेगा ईरानी बलूची संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता के डेवलपमेंट में उनका भी योगदान। लेकिन अगर हम देशी मत को पढ़ते हैं, देशी मत के प्रवर्तक हैं क्या, इनका नाम है अमलानंद घोष, AM घोष। ठीक है, ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास, हड़प्पा सभ्यता के विकास में स्थानीय ग्रामीण संस्कृति का क्या था, योगदान था, है ना। और याद कीजिएगा, ये कालीबंगा के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। ये मुख्य रूप से बात किसकी करते हैं, सोथी संस्कृति की बात करते हैं। सोथी संस्कृति यानी कालीबंगा वन संस्कृति, है ना। क्योंकि कालीबंगा को ताम्रपाषाण काल फेज 1 में भी पढ़ा है, ताम्रपाषाण काल फेज 2 में भी पढ़ा है। अब आप गौर कीजिएगा, ये बताते हैं, जैसे याद कीजिए जब हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की संस्कृति को हम लोग पढ़ रहे थे, तो कुल्ली संस्कृति, नाल संस्कृति, कोयटा संस्कृति है, या गोमल घाटी में भी संस्कृति है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे। तो वहां पे हम लोगों ने कई संस्कृति को हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। और वो साइट को अगर आप देखें तो साइट क्या, मुंडीगा, शोरतुगई, किले गुल मोहम्मद, रहमान की ढेरी, रानी घुंडई, राणा घुंडई, मेहरगढ़, पिराकदम, स्यादम, ये तमाम के बारे में हम लोग वहां पे पढ़े थे। सिंध में कोट डीजी, आमरी, ये तमाम साइट जो ताम्रपाषाण काल फेज 1 में थे, ये साइट हड़प्पा सभ्यता के मेच्योर फेज में भी है। और जब हड़प्पा सभ्यता के मेच्योर फेज के हम फीचर्स को देखते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता के नागरीकरण को आपने पढ़ा, तो आपने देखा क्या
अपर टाउन 45, ये फोर्टिफिकेशन की प्रवृत्ति हड़प्पा सभ्यता के मेच्योर फेज से पूर्व आपने पढ़ा है, ताम्रपाषाण काल फेज 1 में था, याद कीजिए। कालीबंगा फोर्टिफिकेशन आपने पढ़ा, कोटडीजी में फोर्टिफिकेशन, रहमान डेरी में फोर्टिफिकेशन, तरकाई किला में फोर्टिफिकेशन। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो नागरीकरण का एक फीचर था फोर्टिफिकेशन, ये फोर्टिफिकेशन की प्रवृत्ति हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति में, भारतीय क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिल रहा है। स्पष्ट है। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता के लोग मेच्योर्ड फेज में भवन का निर्माण करते हैं, कच्ची ईंट का इस्तेमाल करते हैं, पक्की ईंट का इस्तेमाल करते हैं, है ना, या उस वक्त वो अन्नागार का निर्माण कर रहे हैं। ठीक उसके पहले भी अगर हम देखें, कोटडीजी को देखिए, आमरी को देखिए, भवन के निर्माण में ईंट और पाषाण का इस्तेमाल हुआ है। कालीबंगा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की ताम्रपाषाणिक संस्कृति में भवन निर्माण में कच्ची ईंट का इस्तेमाल हुआ है, और भवन 4-5 कमरे का भवन जिसमें आंगन भी है, तंदूर भी है। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो फीचर्स हैं वो पहले ही भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्रपाषाणिक संस्कृति फेज 1 में देखने को मिल रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता का मृद भांड, ब्लैक स्लिप रेडवेयर, लाल चमकीला मृद भांड जिस पर ज्योमेट्रिकल डिजाइन का अंकन है, वृषभ का अंकन है, मदर गॉडेस का अंकन है, ऐसे मृद भांड हड़प्पा सभ्यता से पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति में कालीबंगा में देखने को मिलते हैं, मेहरगढ़ में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब अफगानिस्तान बलूचिस्तान में जो मकान था, वहां से जो हमें मृद भांड के प्रमाण मिल रहे हैं, वहां से जो समाधान की प्रवृत्ति का प्रमाण मिल रहा है, वो तमाम प्रवृत्तियां ताम्रपाषाण काल फेज 1 में कालीबंगा 1 से मिल रहा है, और वैसे ही तमाम प्रवृत्तियां आगे हड़प्पा सभ्यता के मेच्योर फेज में देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास अस्थायी ग्रामीण संस्कृतियों के क्रमिक विकास के कारण हुआ है। स्पष्ट है। यहां पे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही याद रखना है, क्या, 2 चीज, कि ये उद्भव सुमेरिय सभ्यता के कारण हड़प्पा सभ्यता का विकास आज की डेट में मान्य नहीं है। अधिकांश तर्क इसके साथ ही सहमत होते हैं कि भारतीय स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियों के क्रमिक विकास के तहत हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ, उद्भव हुआ। बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात, अब एक और मुद्दा उभर कर सामने आता है, क्या है कि भाई इतनी विकसित सभ्यता 2400 BC से लेकर 1900 BC तक अपने मेच्योर्ड फेज में रही, यानी तमाम आर्थिक समृद्धि देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट देखने को मिलता है। आर्ट आर्किटेक्चर के भी पर्याप्त नमूने देखने को मिलते हैं। शिल्प उद्योग संगठित उद्योग के रूप में स्थापित है। बहुत ही बेहतर ड्रेनेज सिस्टम का प्रमाण मिलता है। नागरीकरण की जो मूलभूत प्रवृत्तियां होती है, विशेषताएं होती है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में देखने को मिलती है। तो ऐसी सभ्यता जो इतने उन्नत फीचर के साथ संचालित हो रही थी, स्पष्ट है कि कोई ना कोई प्रशासनिक व्यवस्था तो कार्य कर रही थी, है ना। हो सकता है सिस्टम राजतंत्रात्मक हो, गणतंत्रात्मक हो, चाहे जो भी रहा हो, कोई ना कोई तो सिस्टम काम कर रहा था, तभी ये तमाम व्यवस्थाएं बेहतर रूप में चल रही थी। लेकिन 1900 BC के बाद हम देखते क्या है, हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन होने लगा। डिक्लाइन के ढेर सारे लक्षण उभरकर सामने आने लगे। जहां पहले कांसी का निर्माण होता था, कांसी का निर्माण कार्य रुक गया। जिस हड़प्पा सभ्यता का एक्सटर्नल ट्रेड था, एक्सटर्नल ट्रेड प्रभावित हो। खत्री खान के तांबे का इस्तेमाल क्या हो गया, कम हो गया। सड़क के बीचों बीच कुम्हार के आबे देखने को मिल जाते हैं, इसके भी प्रमाण मिल जाते हैं। पुराने भवनों का क्या हुआ, पार्टिसिपेशन होने लगा, इसके प्रमाण मिलते हैं। ईंट उद्योग क्या हो गए, ईंट भट्ठे लगने क्या हो गए, बंद हो गए। ऐसे तमाम एविडेंस देखने को मिलते हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1900 BC के बाद हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ, ह्रास प्रकट हो गया, डिक्लाइन होने लगा। अब मुद्दा उठता है कि हड़प्पा सभ्यता के ह्रास या पतन की क्या कारण थे, क्या वजह था कि हड़प्पा सभ्यता का ह्रास हुआ, हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हुआ। अब यहां पे एक चीज, 2 चीज को पहले गौर कीजिएगा जो बिल्कुल अंडरस्टूड है। ये पहले ही आपके दिमाग में एक मान्यता के रूप में स्थापित रहना चाहिए। जैसे इतनी विशाल सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता जिसका विस्तार अबाउट 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, इतनी बड़ी सभ्यता में ढेर सारे नगर हैं, ढेर सारे कस्बा हैं, ढेर सारे गांव हैं। ये तो बात स्पष्ट है कि किसी एक कारण से तो सभ्यता का डिक्लाइन नहीं हुआ होगा। अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग कारण जवाब दे रहे होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। तो एक मान्यता तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सभ्यता के पतन के लिए कोई एक कारण जवाबदेह नहीं है।
बिल्कुल स्पष्ट मान्यता है, ठीक है। दूसरी बात, अब इतनी बड़ी सभ्यता के पतन के लिए एक से अधिक कारण अगर उत्तरदायी हो तो सभ्यता का पतन अकस्मात नहीं हुआ होगा, बल्कि सभ्यता का पतन सने सने हुआ होगा, धीरे धीरे हुआ होगा। इसका मतलब क्या है कि सभ्यता का पतन एक बारगी नहीं, सडन नहीं हुआ होगा, बल्कि समय समय हुआ होगा। स्पष्ट है? क्योंकि विभिन्न क्षेत्र में मतलब विस्तृत ये सभ्यता है, अलग अलग क्षेत्र के अगर पतन के अलग अलग कारण रहे होंगे तो अलग अलग टाइम में डिक्लाइन के लक्षण उभर कर सामने आए होंगे। इसका मतलब पतन एक बारगी नहीं, बल्कि पतन क्या हुआ होगा, सने सने हुआ होगा। बिल्कुल स्पष्ट है। अब यहीं पे पतन का कारण आपको दिख जाता है। अगर ये कहा जाए कि सभ्यता का पतन एक बारगी नहीं, सने सने हुआ, मतलब स्पष्ट है कि दो विचारधारा यहां पे काम कर रहा है। एक, सभ्यता का पतन अकस्मात हुआ है ना, दूसरा सभ्यता का पतन सने सने हुआ। अलग अलग विद्वानों ने कारण बताया कि पतन एक बारगी हुआ। तो एक बारगी पतन का सिद्धांत क्या हो सकता है? तो एक विद्वान है जिन्होंने एक विचार दिया, क्या उन्होंने विचार दिया, क्या आर्य आक्रमण। इन्होंने बताया कि आर्य आक्रमण के कारण सभ्यता का पतन हुआ। आर्य आक्रमण के कारण सभ्यता का पतन, ये कहने वाले विद्वान कौन कहा जाता है? सबसे पहले रामप्रसाद चंद्रा ने इस विचारधारा को स्पष्ट किया, ठीक है। लेकिन आगे देखते क्या है कि इस मत का उद्घाटन करने वाले कौन? तो मार्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, ये मानते हैं कि सभ्यता का पतन आर्य आक्रमण के कारण। इसका मतलब पतन क्या हुआ, एक बार भी हुआ है ना। अब इनका जो तर्क है वो दो मुद्दे के इर्द गिर्द है। एक, मोहनजोदड़ो से आपने कल पढ़ा समाधान की प्रवृत्ति, मोहनजोदड़ो में सबको खुला छोड़ देने की प्रवृत्ति है ना। इसका मतलब मोहनजोदड़ो से ढेर सारे नरकंकाल मिले, कुल 42 नरकंकाल बगैर किसी निश्चित समाधान के जहां तहां बिखरे हुए हैं। एक तो इन्होंने देखा क्या, मोहनजोदड़ो के से इतने प्रकार के, इतने मात्रा में, इतने अधिक संख्या में समाधान के प्रमाण मिले। दूसरा, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया जो दुर्ग को तोड़ने वाला है ना? और ऋग्वेद में हरियूपिया की भी चर्चा है। हड़प्पा से उन्होंने हरियूपिया का संबंध स्थापित किया, इंद्र को हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग को तोड़ने वाले के साथ संबंध स्थापित किया, और इस आधार पर अपना विचार कर दिया आर्य आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, शांति प्रिय लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी साइड से अस्त्र शस्त्र के प्रमाण नहीं मिले। जो भी तांबे की तलवार की प्रमाण मिलते हैं वो साइज में काफी छोटे हैं, वो युद्धास्त्र के रूप में नहीं थे। तो ये शांति प्रिय लोग थे, और आर्य घोड़े से वाकिफ थे, रथ से वाकिफ थे, अस्त्र शस्त्र से वाकिफ थे। आक्रांता के रूप में आए होंगे, हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ होगा, पतन हुआ होगा। लेकिन इस मान्यता को खारिज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आर्यों का आगमन 1500 BC और हड़प्पा सभ्यता की डिक्लाइन का फेज 1900 BC से 1700 BC, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं। बिल्कुल स्पष्ट हो गया, किसी और तर्क की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। अब अगर देखा जाए तो भाई अकस्मात पतन नहीं हुआ, तो फिर कैसे पतन हुआ? तब कई विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता की डिक्लाइन के अलग अलग कारणों को जवाबदेह माना, अलग अलग कारणों को जवाबदेह माना। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई कौन सा विद्वान किस कारण की बात करता है, ये क्वेश्चन बनता है। या आप विभिन्न कारणों में से किस कारण को ऑथेंटिक मानते हैं, तो वहां पे कुछ रीजन को आप एकदम ध्यान में रखिएगा, और ध्यान रखिएगा कि ये रीजन देने वाला कौन, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिएगा, जैसे एक कारण बताया गया, क्या, वार्षिकी बाढ़, यानी फ्लड को हड़प्पा सभ्यता की डिक्लाइन का कारण माना गया। और ये कहने वाले विद्वान कौन? मार्शल फेयर सर्विस और मैकेमॉन है ना। कहते हैं कि सिंधु नदी में बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो और चंद्रहुदड़ो का डिक्लाइन हुआ, भोगवा नदी में बाढ़ के कारण क्या, लोथल का डिक्लाइन हुआ। लेकिन एक बात तो आप मानकर चलेंगे, ऐसा कई क्षेत्र है, कई नदियां उस क्षेत्र के लिए शोक है। हम लोग जानते हैं
लेकिन वर्षों से वो क्षेत्र प्रभावित हो रहा है वार्षिकी बाढ़ के कारण। न तो वहां की आबादी कम हुई और न ही वहां का बसाव प्रभावित हुआ है। अगर प्रभावित हो भी जाता तो भी डिक्लाइन या प्रवर्धन की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, धीमी होगी। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता के कुछ साइट के पतन के लिए जवाबदेह हो सकती है, पूरे हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जवाबदेह नहीं हो सकता है, मान सकते हैं। दूसरा एक कारण ये बताया गया, क्या जल आप्लावन, लिख लीजिएगा, जल आप्लावन। ये जल आप्लावन का विचार दिया M.A. साहनी ने, ठीक है। अब इनका भी जो विचार है कहीं ना कहीं इसी से प्रभावित है। जैसे नदियां अपने साथ गाद मिट्टी को बहाकर लाती है, धीरे धीरे उसका जल स्तर ऊंचा होता जाता है। वैसी स्थिति में अगल बगल के क्षेत्र में जल का मग्न हो जाना एक सामान्य घटना है। या वैसी स्थिति में नदी क्या करेगी, अपना मार्ग बदल देगी। यानी इसी के कारण क्या होगा, नदियों का मार्ग परिवर्तन, और इस मार्ग परिवर्तन के कारण क्या होगा, प्रव्रजन। लोग वहां से माइग्रेट करके कहीं और चले जाएंगे। क्षेत्र विशेष की एक्टिविटी प्रभावित होगी, पूरे सभ्यता की एक्टिविटी प्रभावित नहीं होगी। यानी जिस क्षेत्र में ये चीजें नहीं होगी, जैसे कालीबंगा, सरस्वती नदी सूख गई या मार्ग परिवर्तित हो गई, जाहिर सी बात है वहां के लोगों का क्या हुआ होगा, माइग्रेशन हुआ होगा। लेकिन ये एक धीमी प्रक्रिया रही होगी, ये कुछ फास्ट प्रक्रिया नहीं रही होगी, ठीक है। तो नदियों का मार्ग परिवर्तन ये भी एक रीजन हो सकता है कुछ क्षेत्र के पतन के लिए, ठीक है। और ये मानने वाले कौन, ये मानने वाले विद्वान हैं M.S. बट्स, लैम्ब्रिक, ये लोग मानते हैं। डेल्स क्या भाई, तो नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण क्या हुआ, प्रवर्धन की प्रवृत्ति बढ़ी और सभ्यता क्या हो गई, प्रभावित हो गई, उसका क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। लेकिन ये रीजन भी किसी खास क्षेत्र के डिक्लाइन के लिए हो सकता है, पूरे हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन के लिए नहीं हो सकता है। या एक और रीजन की बात की गई, क्या आर्द्रता का ह्रास और शुष्कता का विस्तार, ठीक है। नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण क्या होगा, ये कहने वाले कौन, अमलानंद घोष, A.N. घोष, ठीक है। जैसे ये बात करते हैं कालीबंगा क्षेत्र की, नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण, नदी के सूख जाने के कारण उस क्षेत्र में जमीन में, भूमि में नमी की मात्रा घट गई। यानी क्या हुआ, मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिल गया। परिणामतः क्या हुआ, उस क्षेत्र से लोग माइग्रेट कर गए होंगे। ये भी एक धीमी प्रक्रिया रही होगी, क्योंकि हम बाद के दौर में देखते हैं इस क्षेत्र में पॉलन ग्रेन का परीक्षण हुआ, पराग परीक्षण हुआ, तब ये पता चल रहा था कि 1700-1800 बीसी के लगभग में इस क्षेत्र में हरियाली थी, नमी थी, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है, मान सकते हैं। लेकिन ये कालीबंगा के पतन के लिए जवाबदेह हो सकता है, और ये भी एक बारगी पतन का कारण नहीं होगा, बल्कि सनय सनय पतन के सिद्धांत का उत्तरदायी वजह हो सकता है, ठीक है। चल एक और कारण, जलवायु परिवर्तन, ये कहने वाले कौन, ऑरेंस्टाइन, ठीक है। एक और कारण इसी से मिलता जुलता जो है उसको भी लिख लीजिएगा, पर्यावरणीय परिवर्तन, ये कहने वाले हैं B.K. थापर। और एक कारण को लिख लिया जाए, महाभयंकर भूकंप, ये कहने वाले कौन, राइक्स। अब इनके इस विचार से भी सहमत नहीं हुआ जा सकता। महाभयंकर भूकंप के कारण क्या हुआ, सभ्यता का डिक्लाइन, ये भी किसी एक क्षेत्र के डिक्लाइन का रीजन हो सकता है, सभ्यता के डिक्लाइन का रीजन नहीं हो सकता। मुख्य रूप से अगर बात करना है तो जलवायु परिवर्तन या पर्यावरणीय परिवर्तन की हम बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, मृदभांड पर वनस्पति का अंकन, मृदभांड पर जानवरों का अंकन, जिन जानवरों का अंकन मुहरों पे हुआ है, मृदभांडों पे हुआ है, उस जानवर का संबंध जंगल से है। उसमें कई ऐसे जानवर हैं जो जंगली जानवर हैं
जिनका अंकन मुहर पे हुआ है, मृदभांड पे हुआ है। मतलब स्पष्ट है कि उस क्षेत्र में सघन जंगल भी रहे होंगे, वन भी रहे होंगे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की भौतिक समृद्धि को अगर हम देखें तो लगता है कि प्राकृतिक संसाधन का अतिशय दोहन तत्कालीन दौर में हुआ होगा। चूंकि इनका इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड है, ढेर सारे शिल्प उद्योग संगठित उद्योग के रूप में है। ठीक है। भट्ठा उद्योग संगठित उद्योग के रूप में है। मिट्टी की कटाई, जंगल की कटाई एक सामान्य प्रवृत्ति रही हो। चूंकि उपभोक्तावादी संस्कृति हड़प्पा सभ्यता में मौजूद है, इसके पर्याप्त प्रमाण है। और उपभोक्तावादी संस्कृति के तहत पर्यावरण का अतिशय दोहन भी एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसका इंपैक्ट आप आए दिन देखते हैं महामारी के रूप में, सुखाड़ के रूप में, अकाल के रूप में, फ्लड के रूप में, कभी अति बारिश, कभी अनावृष्टि के रूप में, कहां कभी कभी क्या भयंकर महामारी, बीमारी के रूप में भी उभर कर सामने आता है। तो ये कह सकते हैं कि तत्कालीन दौर में उपभोक्तावादी संस्कृति के तहत प्राकृतिक संसाधन के अतिशय दोहन का इंपैक्ट रहा होगा। क्या वातावरण का गर्म होना, और वैसी स्थिति में कई प्रकार के दुष्प्रभाव हड़प्पा सभ्यता पे पड़ रहे होंगे। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ होगा? हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे डिक्लाइन अलग अलग क्षेत्र का हो सकता है। तो ऐसे तमाम वजह हैं। अब अगर सुमेलित करें, क्वेश्चन पूछता है तो आपको सिर्फ याद रखना है कौन विद्वान क्या विचार दे रहा है। और दूसरा, अगर 2-3 कारण में से अगर पूछता है कि सबसे सटीक कारण क्या हो सकता है, तो आप जलवायु परिवर्तन की बात कर सकते हैं ना, आप पर्यावरणीय परिवर्तन की बात कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान डेट में भी हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे वातावरण गर्म हो रहा है प्राकृतिक संसाधन के दोहन के कारण, तो कई प्रकार के दुष्प्रभाव इस विश्व पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या हो गया? ये पूरा का पूरा आपका हड़प्पा सभ्यता हो गया। अब अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की डिक्लाइन के बाद जो ताम्रपाषाण काल फेज 3 था, एक चीज याद रखिएगा, ऐसे सोचिए कि हड़प्पा सभ्यता जब अपने पीक पर रहा होगा तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जितने बड़े क्षेत्र में है, तो ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे क्षेत्र में नागरीकरण की ही प्रवृत्ति हो। हड़प्पा सभ्यता के पैरेलल कई क्षेत्रों में ग्रामीण संस्कृतियां भी चल रही होंगी और हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हुआ होगा, लेकिन वो ग्रामीण संस्कृतियां कंटिन्यू इससे आगे तक भी चल रही होंगी, है ना। तो तत्कालीन दौर में हम देखते क्या है कि कई ऐसे क्षेत्र थे जहां ग्रामीण संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता की पैरेलल मौजूद थी। उनमें शहरीकरण की प्रवृत्ति नहीं थी, बिल्कुल ग्रामीण संस्कृति थी। वो भी उपकरण औजार के निर्माण में तांबे का इस्तेमाल करते थे, पाषाण का इस्तेमाल करते थे, भवन के निर्माण में ईंट का इस्तेमाल करते थे। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन हुआ करता था। उनकी भी अपनी मृदभांडीय संस्कृति थी, लेकिन हड़प्पा की तरह नागरीकरण की प्रवृत्ति नहीं थी। वो भारत की स्थानीय ग्रामीण संस्कृति थी जो हड़प्पा सभ्यता के पैरेलल चल रही थी। हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हुआ, उसके बावजूद वो आगे तक डिक्लाइन के बाद भी लंबे समय तक देखने को मिलती है, 2000 बीसी से लेकर 1100 बीसी तक। और एक संस्कृति जो जोड़वे संस्कृति है, ये तो 800 बीसी तक देखने को मिल जाता है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं सोचिएगा कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये साइट है। जब हड़प्पा सभ्यता में नगर सभ्यता की प्रवृत्ति प्रभावित हो गई तो ग्रामीण संस्कृति के रूप में वही उभर गई, नहीं। ये बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता की इतर संस्कृति है। यानी 2400 बीसी से लेकर हम लोग पढ़ते हैं क्या 1900 बीसी, हड़प्पा सभ्यता का मैच्योर फेज। और ये ताम्रपाषाण काल फेज 3 2000 बीसी से 1100 बीसी। इसका मतलब जिस वक्त हड़प्पा सभ्यता नागरीकरण की तमाम प्रवृत्तियां थी, कुछ ग्रामीण संस्कृतियां भी भारत में मौजूद थी जो 2000 बीसी से लेकर 1100 बीसी तक कंटिन्यू चल रही थी, जहां ग्रामीण संस्कृति की तमाम फैक्टर देखने को मिलते हैं। अब अगर हम उस ग्रामीण संस्कृति की बात करें तो ग्रामीण संस्कृतियां ढेर सारी, लेकिन तत्कालीन दौर की जो मुख्य ताम्रपाषाणिक संस्कृति है उसमें आपका पहला है आहार बनास संस्कृति। ध्यान रखिएगा, आहार बनास संस्कृति राजस्थान में बनास और उसके सहायक नदी के इर्द गिर्द इस क्षेत्र में भी एक ग्रामीण संस्कृति मौजूद थी, जिससे संबंधित स्थल है आहार, गिलुंद, गणेश्वर और बालाथल। और भी साइट है, लेकिन मैं उस साइट के बारे में जिक्र किया हूं जहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। दूसरा, मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति बेतवा और काली सिंधु नदी के इर्द गिर्द के क्षेत्र में, यह मध्य प्रदेश और मालवा के कुछ क्षेत्र में मौजूद है। यहां भी एक ग्रामीण संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ, यानी ये भी हड़प्पा सभ्यता के पैरेलल कुछ समय तक चली, बाद में हड़प्पा सभ्यता की डिक्लाइन के बाद भी देखने को मिलती है, जिससे संबंधित ये साइट है नगदा, नबदा, टोली, उज्जैन और कायथा। ठीक है। तीसरा, कायथा संस्कृति। ये भी आपका दक्षिणी मध्य प्रदेश और पूर्वी मालवा क्षेत्र में। ठीक है।
चंबल, बेतवा, नर्मदा, ताप्ती नदी के इर्द गिर्द इसका विस्तार है। यहां भी ये ग्रामीण संस्कृति का प्रमाण मिला। और महाराष्ट्र में, उत्तरी महाराष्ट्र में क्या जोड़वे संस्कृति, ठीक है, ये भी क्या है ग्रामीण संस्कृति के रूप में कंटिन्यू कर रही थी हड़प्पा सभ्यता की बात, ठीक है। इससे संबंधित साइट है जोड़वे, नैबासा, इनाम गांव और दायमाबाद, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दायमाबाद की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता के मेच्योर फील्ड में भी दायमाबाद दिखाई दे रहा है और ताम्रपाषाण काल फेज 3 में भी दायमाबाद यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये तमाम स्थानीय संस्कृतियां हैं, सभ्यता नहीं है, तमाम ग्रामीण संस्कृति, तमाम आद्य ऐतिहासिक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। इसके अलावा भी गुजरात में रंगपुर संस्कृति या सिंध में जहां पे आंबड़ी था वहां झूकर झांकर संस्कृति का प्रमाण मिलता है स्थानीय संस्कृति के रूप में। लेकिन हड़प्पा बाद की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में ये 4 संस्कृतियां क्या है काफी महत्वपूर्ण है, जहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो लिख लीजिएगा कि जैसे एक मैंने बताया क्या था, गुजरात में रंगपुर संस्कृति भी है, ठीक है, अगर हम उसको कहें तो 5 कह सकते हैं, या छठा सिंध में झूकर झांगर संस्कृति भी है, ठीक है, जहां पे आंबड़ी का एक हुआ करता था। ये कई संस्कृति है, लेकिन ध्यान रखना है कि हमको इसमें से 4 संस्कृति को ही जानना है। तो लिख लीजिएगा क्या, लिखिएगा इस दौर की चार संस्कृतियां क्या है महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, जहां से आपका क्वेश्चन होता है। कौन? आहार, मालवा, कायथा और जोड़वे संस्कृति, है ना। इसी का मैंने चर्चा किया है, आहार वनाश संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति और जोड़वे संस्कृति। ये 4 संस्कृतियां क्या है महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चारों आद्य ऐतिहासिक, ताम्रपाषाणिक, क्या है स्थानीय या ग्रामीण संस्कृतियां हैं, ठीक है। चारों आद्य ऐतिहासिक, ताम्रपाषाणिक, ग्रामीण तथा कर दीजिए क्या है हड़प्पा बाद की संस्कृति है। अब स्पष्ट हो गया, चारों आद्य ऐतिहासिक, ताम्रपाषाणिक और हड़प्पा बाद की संस्कृति है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा, इस चारों संस्कृति में सबसे विस्तृत संस्कृति है कौन? लास्ट में जो आपने लिखा है महाराष्ट्र में कौन? जोड़वे संस्कृति। क्या है? जोड़वे संस्कृति है, ठीक है। चल एक चीज और याद रखिएगा, जोड़वे संस्कृति से संबंधित स्थल कौन? जोड़वे संस्कृति का एक साइट है जोड़वे, नैबासा, इनाम गांव और दायमाबाद। तो स्थल कौन? दायमाबाद की संबद्धता किससे? हड़प्पा सभ्यता और ताम्रपाषाण काल फेज 3 से है। ये तो एक कॉमन इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। यानी इस बार की ये 4 संस्कृतियां क्या है महत्वपूर्ण है, और इस 4 संस्कृति में सबसे विस्तृत संस्कृति कौन? जोड़वे संस्कृति है। इस चारों संस्कृति में सबसे पहले खोजी गई संस्कृति कौन? राजस्थान की आहार वनाश संस्कृति है, ठीक है। चल अब देखिए, अब अगर हम बात करें इन तमाम संस्कृतियों के ग्रामीण फीचर्स पे, ठीक है, चूंकि ये संस्कृतियां हैं, जाहिर सी बात है सभी जगह के अपने मृद भांड हैं, उसके रंग रोगन अलंकरण में फर्क है, इसलिए हम इसे संस्कृति के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा,
ये जितनी भी चारों ताम्रपाषाणी संस्कृतियां हैं, सभी संस्कृतियों में क्या है, अस्थाई जीवन यापन है। ठीक है, याद रखना है पहले, सभी क्या है, चारों ग्रामीण या स्थानीय क्या है, संस्कृतियां हैं। क्या है, सभी संस्कृति में अस्थाई जीवन यापन है। सभी के अपने क्या है, मृद भांड है, यानी एक प्रकार की मृद भांडीय संस्कृति है जहां पे मृद भांड के प्रमाण मिल रहे हैं। इन चारों संस्कृतियों में कृषि और पशुपालन क्या है, अर्थव्यवस्था का आधार है। ठीक है, चारों संस्कृतियों में उपकरण औजार के निर्माण में पाषाण और किसका इस्तेमाल हुआ है, तांबे का इस्तेमाल हुआ है। यानी उपकरण औजार के निर्माण में पुराने रॉ मटेरियल पाषाण का भी इस्तेमाल और नवीन रॉ मटेरियल क्या, तांबे का इस्तेमाल भी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, सभी संस्कृतियों समाधान की अपनी प्रवृत्ति है। ठीक है, और क्या है, जब अस्थाई जीवन यापन है इसका मतलब भवन है, आवास है, ये कंटिन्यू है। ठीक है, और तमाम संस्कृतियों से हम देखते क्या है, कला के निरंतरता के तत्व भी देखने को मिल जाते हैं। यानी शहरीकरण की प्रवृत्ति तो नहीं दिखती, लेकिन ग्रामीण प्रवृत्तियां दिख जाती हैं। अब ये तमाम प्रवृत्तियां अगर है तो इसके एविडेंस कहां से मिलते हैं, तो हमें कुछ महत्वपूर्ण साइट को जानने की जरूरत है कि आखिर उस साइट से क्या इससे रिलेटेड एविडेंस मिल रहे हैं जहां से आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो हम कुछ साइट्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे याद रखिएगा, आपने लिखा सभी का अपना मृद भांडीय कल्चर, सभी जगह समाधान की प्रवृत्ति, कृषि पशुपालन अर्थव्यवस्था का आधार है। चारों संस्कृतियों के बीच आपस में क्या है, आंतरिक संपर्क है। तो क्या इन तमाम चीजों से जुड़े हुए एविडेंस मौजूद है? अगर मौजूद है तो क्वेश्चन कहां से होगा, उसी एविडेंस से होगा। जैसे अब हम एक साइट की बात करते हैं, आहार। यहां पे दो साइट काफी महत्वपूर्ण है, एक आहार और दूसरा गिरोह। दोनों को जानने की जरूरत है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जैसे आहार से कई बार आपका क्वेश्चन बनता है। आहार याद रखना है, आहार बनास संस्कृति का साइट। ठीक है, आहार क्या, आहार और बनास संस्कृति का साइट है। अब आपको तो ये कंफर्म हो गया होगा कि आहार कहां है। आहार का संबंध राजस्थान, राजस्थान में क्या, उदयपुर जिला का क्षेत्र है ना। आहार को लोग जानते हैं किस नाम से, तांबती नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका स्थानीय नाम क्या है, इसका स्थानीय नाम है धुलकोट। तांबती भी क्वेश्चन पूछा है, धुलकोट भी क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी आपने लिखा है कि संस्कृति के लोग इस फेज में पर्याप्त रूप में तांबे और पाषाण के उपकरण औजार के इस्तेमाल करते थे। तो आहार से क्या मिला है, पर्याप्त मात्रा में तांबे के उपकरण औजार और आभूषण के प्रमाण। इसका मतलब है कि ताम्रपाषाण काल फेज 3 में भी क्या था, उपकरण औजार के निर्माण में तांबा और पाषाण का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो यहां पे हम देखते क्या है, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का मछली मारने का कांटा, तांबे की चूड़ियां, तांबे का छल्ला, ऐसे तमाम प्रकार के एविडेंस देखने को मिलते हैं। कहां से, आहार से। और यहां के लोग जो तांबे का इस्तेमाल करते हैं कहां, यानी ये खेतरी खान के तांबे का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इन लोगों को इस खान के बारे में जानकारी है, कहा जा सकता है। ठीक है, और यहां से क्या देखते हैं, ईंट निर्मित भवन के प्रमाण, ईंट निर्मित भवन का प्रमाण, जिस भवन से पर्याप्त मात्रा में चूल्हे का प्रमाण मिलता है,
सिलबट्टे का प्रमाण मिलता है। और आहार ये उत्तम कृषि बस्ती का प्रमाण प्रस्तुत करता है। ध्यान रखिएगा, उत्तम कृषि बस्ती का प्रमाण। यहां का मुख्य उत्पाद जो है वो क्या है? धान है, क्योंकि धान की भूसी और पुआल का प्रमाण यहां से मिला। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर कहा जाए तो यहां के लोग गेहूं का भी उत्पादन करते थे और जौ का भी उत्पादन करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता की इस ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति में लोग कृषक हैं और आहार के लोग धान के साथ साथ गेहूं और जौ का भी क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। ध्यान रहेगा। तो सबसे अधिक बार क्वेश्चन अगर यहां से पूछा है तो आहार से ही पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा एक साइट और महत्वपूर्ण है आहार बना संस्कृति का। उस साइट का नाम है गिलुंद। लिख लीजिएगा, क्या है? गिलुंद। ये भी कहा राजस्थान। ये गिलुंद भी उत्तम कृषि बस्ती का प्रमाण प्रस्तुत करता है। अब तो स्पष्ट हो गया कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या रहा होगा? कृषि रहा होगा, कह सकते। ठीक है, गिलुंद उत्तम कृषि बस्ती का प्रमाण प्रस्तुत करता है। और ध्यान रखिएगा, ताम्रपाषाण काल क्षेत्री के जितने भी साइट हैं सबसे ज्यादा ताम्र उपकरण का प्रमाण कहां से मिला? गिलुंद से। तो लिख लीजिएगा, सर्वाधिक मात्रा में क्या? ताम्र उपकरणों का प्रमाण कहां से? गिलुंद से। 400 से भी अधिक तांबे के उपकरणों के प्रमाण यहां से मिलते हैं। और गिलुंद से अब देखते क्या है? यहां के लोगों का भी अस्थायी जीवन यापन है। तो देखते क्या है? पक्की ईंट निर्मित भवन का प्रमाण, यानी आवास के निर्माण में, भवन के निर्माण में पक्की ईंट का इस्तेमाल इस संस्कृति के लोग कर रहे हैं। जानकारी मिल रहा है? स्पष्ट है। चल, 2 साइट हुआ, एक आहार और गिलुंद। आहार के बारे में याद रखना है 2 चीज कि उसका नाम क्या है? ताम्बती। स्थानीय नाम क्या? धुलकोट। और किस उत्पाद के लिए फेमस है? तो धान के उत्पादन के लिए फेमस है। गिलुंद सर्वाधिक मात्रा में तांबे के उपकरण औजार के प्रमाण कहां से? गिलुंद से। स्पष्ट है। नेक्स्ट साइट देखें, ये काफी पॉपुलर साइट है। किसका? मालवा संस्कृति का नबदा टोली। ठीक है, तो एक साइट हम देखते क्या है? नबदा टोली। किस संस्कृति का साइट है? ये आपका मालवा संस्कृति का साइट है, नबदा टोली। ठीक है, अब ये नबदा टोली भी क्या है? ये उत्तम कृषि बस्ती का प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। उत्तम कृषि बस्ती का प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कई प्रकार के खाद्यान्न के उत्पादन यहां पे हो रहे हैं, है ना? जैसे गेहूं, जौ, मूंग, मसूर, मटर, ज्वार, बाजरा, यानी ऐसे तमाम खाद्यान्न के उत्पादन के प्रमाण कहां से? नबदा टोली से। और कहा जाता है तत्कालीन दौर के उत्तम कलाकृति के प्रमाण कहां से? नबदा टोली से। क्या? बहुत खूबसूरत मातृ देवी की मृद मूर्ति का प्रमाण। और दूसरा बहुत ही खूबसूरत पूंछ उठाए हुए क्या? वृषभ की मृद मूर्ति का प्रमाण, है ना? यानी जो चीजें आप हड़प्पा सभ्यता में देखते थे, मदर गॉडेस की मूर्तियां बन रही थी, वो उस दौर की स्थानीय संस्कृतियों में भी ये एविडेंस देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पे आप इन 2 चीजों को ध्यान में रखेंगे। चल, एक और साइट जिसको जानने की जरूरत है, वो साइट का नाम है, देखिएगा, कायथा। ध्यान रखिएगा, कायथा और उज्जैन 2 ऐसा साइट है जिसकी संबद्धता मालवा संस्कृति से भी और कायथा संस्कृति से भी। तो एक साइट हम लोग देंगे क्या? कायथा। और इसका संबंध किससे? 2 कल्चर से, मालवा संस्कृति से भी, कायथा संस्कृति से भी। ठीक है, ये कायथा भी क्या है? एक कृषि बस्ती के रूप में मौजूद है। और यहां से क्या? पर्याप्त मात्रा में ताम्र उपकरण और आभूषण का प्रमाण मिलता है। यानी तांबे के उपकरण का भी इस्तेमाल हो रहा है, आभूषण का भी इस्तेमाल हो रहा है, कुल्हाड़ी, चूड़ियां, पाषाण में सेल खड़ी के मनके का भी प्रमाण मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट साइड दीजिएगा। एक आप लोग आहार को ध्यान रखिएगा। दूसरा जो मैं साइट बता रहा हूं, ये जोड़वे। यहां पे 3 साइट से ज्यादा क्वेश्चन होता है। एक आहार से, दूसरा जोड़वे से, और जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? इनाम गांव, तीसरा इनाम गांव से। ठीक है, जोड़वे, ये कहा? ये जोड़वे संस्कृति का साइट है। इस एरिया में ये उत्तरी महाराष्ट्र,
अहमदनगर क्षेत्र है, ठीक है, उत्तरी महाराष्ट्र से संबंधित है। क्या तत्कालीन दौर में जोड़वे भी क्या है, उत्तम कृषि बस्ती का प्रमाण, यानी यहां से भी ढेर सारे खाद्यान्न के उत्पादन के प्रमाण मिलते हैं और यहाँ के लोगों का भी अपना मृद भांडीय कल्चर है। इसलिए हम देखते क्या यहाँ से चाक निर्मित मृद भांड का प्रमाण मिला। और चाक निर्मित मृद भांड क्या, लाल चमकीला मृद भांड, और दूसरा देखते क्या है, टोटीदार मृद भांड। टोटीदार मृद भांड ये हड़प्पा सभ्यता में भी चलता था, यहां भी आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एक और कीजिएगा, एक साइट याद रखिएगा, जोड़वे संस्कृति का ही एक साइट है नैबासा, लिखिएगा नैबासा, जोड़वे संस्कृति का साइट है नैबासा। याद रखना है कि नैबासा ऐसा साइट है जिसका संबंध पूरा पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल के बाद यहां से नव पाषाण काल का प्रमाण मिलता है, और नव पाषाण काल के बाद यहां से ताम्र पाषाण काल फेज 3 का प्रमाण मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन एक तो यही बनेगा, कौन सा ऐसा स्थल है ताम्र पाषाणिक फेज 3 का जिसका संबंध पूरा पाषाण काल से, नव पाषाण काल से और ताम्र पाषाण काल फेज 3 से। तो आप ये आंसर दे सकते हैं। और ये ऐसा स्थल है जहां से किसी की खेती का प्रमाण, कपास की खेती का प्रमाण, इसका मतलब है कि सूती वस्त्र का निर्माण ये कर रहे हैं। और इस एरिया से कुछ तकलियों का भी प्रमाण मिला है जिससे धागा काटा जाता है, तो इसके लिए काफी पॉपुलर है। और लास्ट लीजिएगा, एक साइट और याद रखिएगा, मैंने पहले ही बताया क्या, एक आहार, दूसरा जोड़वे और तीसरा क्या, इनाम गांव। इनाम गांव याद रखिएगा किस संस्कृति से रिलेटेड है, जोड़वे संस्कृति से रिलेटेड है। तो इनाम गांव का संबंध जोड़वे संस्कृति यानी महाराष्ट्र का पुणे क्षेत्र है ये, ठीक है। इसका संबंध नव पाषाण काल से और पुनः इसका संबंध किससे, ताम्र पाषाण फेज 3 से, हड़प्पावाद की संस्कृति से। दो सांस्कृतिक डेवलपमेंट के प्रमाण यहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इनाम गांव एक बहुत बड़ी बस्ती के रूप में है, ठीक है, कहा जाता है 200 घर का एक बड़ा सा गांव, और यह एक उत्तम कृषि बस्ती का प्रमाण प्रस्तुत करता है। उत्तम कृषि बस्ती का प्रमाण, ढेर सारे खाद्यान्न के उत्पादन इनाम गांव से। किसका प्रमाण मिलता है, जितना भी आप अनाज जानते हैं सबका नाम लिख सकते हैं, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मूंग, मसूर, मटर, उड़द, बेर, आंवला, ठीक है। इन तमाम की खेती का प्रमाण कहां से, नबदा, इनाम गांव से, ठीक है, इनाम गांव से लिख सकते हैं। यानी विशाल बस्ती का प्रमाण और उत्तम कृषि बस्ती का प्रमाण यहां से मिल रहा है। कृषि पहले आपने लिखा हल बैल आधारित था, लगभग सभी संस्कृति में इनाम गांव से हल बैल की मृद मूर्ति का प्रमाण मिला। 2 बैल के साथ हल की बनी हुई मिट्टी की मूर्ति का प्रमाण कहां से, इनाम गांव से, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया कि चारों संस्कृतियों में क्या था, आपस में इंटरनल कांटेक्ट था। इसका मतलब है कि परिवहन का माध्यम भी रहा होगा। तो यहां से परिवहन के साधन के रूप में किसका, बैलगाड़ी और नौका का प्रमाण मिलता है, ठीक है। बैलगाड़ी का प्रमाण, नौका का प्रमाण, चूंकि यहां से प्राप्त एक मृदभांड पे नाव की आकृति का अंकन हुआ है, मतलब स्पष्ट है कि यहाँ के लोगों का क्या था, परिवी संस्कृति के लोगों का अपना क्या था, परिवहन का माध्यम भी था, कहा जा सकता है, ठीक है। लगभग सभी संस्कृतियों में एकल समाधान या कलश समाधान की परंपरा है। आहार संस्कृति हो या इनाम गांव का एरिया मालवा संस्कृति हो, लोग घर के यानी रेसिडेंशियल एरिया में क्या करते थे, समाधान करते थे, मृतक को दफनाते थे। कलश समाधान का भी प्रमाण मिला है। इनाम गांव से एक बहुत ही विशाल क्या, कब्रिस्तान का प्रमाण मिला। लगभग 176 नरकंकाल के प्रमाण मिले हैं, मतलब बहुत बड़ा विशाल क्या रहा होगा, कब्रिस्तान रहा होगा। और ये एक ऐसा साइट है जहां से क्या आप लिख सकते हैं, यहां जो बस्ती है, बस्ती के चारों ओर रक्षा प्राचीर का प्रमाण, फोर्टिफिकेशन का प्रमाण आपको देखने को मिल जाता है। इसका मतलब है कि फोर्टिफिकेशन की प्रवृत्ति जो हड़प्पा सभ्यता में थी, हड़प्पा की बाद की ऐसे संस्कृतियों में भी आपको देखने को मिलता है। और यहां से हम देखते क्या है, कृत्रिम बांध और नहर की भी परंपरा देखने को मिल जाती है। यानी इस दौर की ताम्रपाषाणिक संस्कृति हड़प्पा सभ्यता की तरह नागरिकृत नहीं दिखती,
लेकिन हम देखते क्या है कि जिस प्रकार ताम्रपाषाण काल फेज 1 में जो ग्रामीण कल्चर का एविडेंस देखने को मिलता था, हड़प्पा के डिक्लाइन के दौर में भी भारत में जो 4 ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं स्थानीय ग्रामीण संस्कृति के रूप में क्या है मौजूद है। तो आपको 3 साइट को ध्यान में रखना है, एक आहार, दूसरा जोरबे और तीसरा इनामनौ। और एक गिलुंद ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक संख्या में मात्रा में तांबे के उपकरण के प्रमाण कहाँ से मिले, गिलुंद से मिले। तो आज ये टॉपिक बिल्कुल फिनिश हुआ, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो शुरू होगा वैदिक पीरियड में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल। ओके, चलिए, थैंक यू।